मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रेखाखंड की बेसिक चल रहा था। अब आज का जो चैप्टर है आपका चतुर्भुज के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज असमरेख बिंदुओं से आकृतियों का निर्माण होता है। तो हम इस तरह से मान के चलिए 1 2 3 4 बिंदु लेते हैं, ए बी सी डी, और इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी आकृति बनती है। और विद्यार्थियों, इस तरह से बनी आकृति आपकी चतुर्भुज है। तो कुल मिला के कह सकते हैं 4 भुजाओं से घिरा ये क्षेत्र जो होता है चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज के बारे में और सारी चर्चा करते हैं, जैसे शीर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज का शीर्ष क्या है, संलग्न भुजा क्या है, विकर्ण के बारे में चर्चा होगी, अंतःकोण के बारे में चर्चा होगी, वाह कोण के बारे में चर्चा होगी, अंतःभाग, बहिर्भाग, इन सब के बारे में चर्चा होगी इसी चतुर्भुज। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शीर्ष के बारे में। तो चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं, चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं, यह उभयनिष्ठ बिंदु जो होते हैं चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चतुर्भुज में कुल 4 शीर्ष मिल रहे हैं। ये 2 भुजाएं यहाँ मिल रही हैं सी पे, ये 2 भुजाएं आपकी डी पे मिल रही हैं, और ये दोनों भुजाएं आपके डी बिंदु ए बिंदु पे मिल रही हैं। इस तरह चतुर्भुज के कितने शीर्ष हुए? चतुर्भुज के कुल 4 शीर्ष हुए। शीर्ष की संख्या क्या है? 4। चतुर्भुज को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। चतुर्भुज के शीर्ष की संख्या 4। अब देखें संलग्न भुजा के बारे में। चतुर्भुज के संलग्न भुजा के बारे में चर्चा करेंगे। तो संलग्न भुजा क्या होती हैं कि 2 भुजाएं, अब देख रहे हैं ए बी और बी सी कहाँ पे मिल रही है? इस उभयनिष्ठ बिंदु पे। तो जब ये दोनों भुजाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलती हैं तो ये भुजाएं जो होती हैं संलग्न भुजा कहलाती हैं। मीन्स ए बी की संलग्न भुजा जो है बी सी है, बी सी की संलग्न भुजा आपकी ये सी डी है, और ये सी डी की संलग्न भुजा आपकी डी ए है, और आपके डी ए की संलग्न भुजा आपकी ए बी है। इस तरह से आप संलग्न भुजाओं के बारे में भी बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विकर्ण। अब हम शीर्ष के बारे में जानकारी ले ही चुके हैं, तो विकर्ण अच्छे से समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को आमने सामने देखिए, ए का सम्मुख शीर्ष सी है और बी का सम्मुख शीर्ष डी है। तो इसकी डिफिनीशन ये बनती है विकर्ण की कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा खंड, जैसे ए आपकी ए सी रेखा खंड है और बी को डी से मिलाते हैं तो यह बी डी रेखा खंड है। तो इस तरह से देखते हैं कि इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण बन रहे हैं। तो चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2। परिभाषा भी क्लियर हो गई। फिर से बता रहे हैं, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अंतःकोण के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी अब देखिए, इसके पहले अंतःभाग और बहिर्भाग के बारे में करते। चतुर्भुज की ये जो भुजाएं हैं, चारों भुजाओं से घिरा क्षेत्र जो होता है यह अंतः क्षेत्र होता है, और भुजाओं के बाहर जो दिखाई दे रहा है यह बाह्य क्षेत्र होता है। इसको आप बाह्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, बाह्य क्षेत्र। तो इस तरह से भी जानकारी हो गई। अब अंतःकोण के बारे में जानकारी लेंगे
तो कुल मिला के अगर देखें इन विकर्णों को हम इस तरह से अगर हटा देते हैं तो आपको आसानी होगी अंतःकोण के बारे में। तो किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष पर अंतःकोण बनते हैं और कहाँ, अंतः क्षेत्र में। तो देख रहे हैं ये बी आपका शीर्ष है तो यहाँ पे एक अंतःकोण बनेगा। ये देखिए ये क्षेत्र आपका सी आपका शीर्ष है, इसका अंतः क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है चतुर्भुज का, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो देख रहे हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोण कितने हैं आपके, कोण की संख्या बराबर हो गया 4। अब इसमें आपका कोण देख रहे हैं, कह सकते हैं ये है कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। इस तरह अंतः क्षेत्र के एक हो गए। और बहिर् क्षेत्र के बाह्य मतलब बाह्य कोण भी आपको देखिए, यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसका बाहर वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो ये बाहर वाला हो गया, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो एक हो गया, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं आपके 4 बाह्य कोण भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से इसकी बेसिक जो चीजें थी उसकी जानकारी हमने लिया। अब एक चीज ये है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा फोकस कर दें और ये आता कैसे है यह भी जानकारी ले लेते हैं। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। अब ये है, बताइए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब इसको देख लेते हैं कैसे 360 अंश होगा। तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जल्दी से, और इसमें ए बी सी डी नाम देते हैं। तो दिया है आपका चतुर्भुज ए बी सी डी। अब आपको सिद्ध करना है, बताना है कि चारों अंतःकोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का योगफल 360 अंश होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा एक रचना हम छोटी सी करते हैं, रचना कर लेते हैं कि एक विकर्ण इसमें हम खींच देते हैं। विकर्ण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब विकर्ण खींच देते हैं तो देखते हैं कि इसमें 2 त्रिभुज आपके बन जाते हैं। माने रचना हमने क्या किया, AC विकर्ण खींचा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपपत्ति में आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोणों का नाम देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। इस तरह से कोणों का नाम दे दिए। तो आपको ABCD वाला कोण थोड़ा सा कठिन लगता है, 1 2 3 4 5 6 करने के जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में अब हम यहाँ पे इसमें कोण 1 बन रहा है, कोण 2 बन रहा है, कोण 3 बन रहा है। देख रहे हैं 1 2 3 इसमें बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, हमने इसका नाम दिया। अब हम एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, विकर्ण से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब इस त्रिभुज का नाम ले सकते हैं आप ACD। अब हम त्रिभुज ACD में देखते हैं। त्रिभुज ACD में देख रहे हैं कि 3 कोण बन रहा है, कोण 4 बन रहा है, कोण 5 बन रहा है, कोण 6 बन रहा है। मीन्स कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। और ये आपका दूसरा इक्वेशन बन रहा है। अब हम समीकरण 1 और 2 की मदद लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से अब इसको जब हम लेते हैं तो हम दोनों समीकरण क्या लिखते हैं कि बाएं पक्ष में जोड़ते हैं, देते हैं दाएं पक्ष में जोड़ते हैं। तो हम इस तरह से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ कुछ कारण है, ये कोण और कोण 3 और कोण 4।
तो ध्यान दीजिए, कोण 1 और कोण 6 देखिए दोनों मिलके कोण 1 बना रहे हैं। कौन सा? कोण 1 और कोण 6 को जोड़ते हैं तो कोण ए बन रहा है, मीन्स इसको हम कोण ए ले सकते हैं। ठीक है। फिर कोण 2 देख रहे हैं आपका बिल्कुल अकेला है, ठीक है, कोण 2 रहे। कोण 2 का नाम देख रहे हैं आपका क्या है? कोण बी सीधे बता रहा है। और कोण 3 और 4 देखिए ध्यान से, कोण 3 और ये कोण 4 है, और इन दोनों कोणों को मिलाते हैं तो कोण सी आपका मिल रहा है। तो ये रिप्लेस करते हैं इसको कोण सी से। अब कोण 5 आपको डी कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बायां पक्ष में जो लेफ्ट में जोड़े थे, अब राइट में जोड़ेंगे तो 180 अंश था, और ये दूसरे समीकरण का 180 अंश है। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देख रहे हैं 360 अंश आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिद्ध भी कर दिए कि त्रिभुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो एक बेसिक चीज ये भी समझ में आ गई, और इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तीन कोण मालूम है, चौथा निकाल सकते हैं। 2 कोण बराबर हैं तो इसकी मदद से, 2 कोण दिए हैं, 2 कोण बराबर है तो इसकी मदद से सवाल हल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकारों पे कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो पहला चतुर्भुज हम सीधे डिस्कस करते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चीज है जिसको दिमाग में आपको हमेशा याद रखना है कि इस चतुर्भुज में 2 भुजाएं ऐसे लेते हैं, जैसे हमने भुजा ए बी लिया और एक भुजा हमने सी डी लिया, इस तरह से सी डी भुजा। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं जो हम लेते हैं ये आपस में समांतर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इसकी विशेषता यही दिमाग में रखना है कि अगर हम 2 भुजा लिए हैं, ए बी भुजा लिए हैं और आपकी सी डी भुजा ली है, तो इसमें कंडीशन ये है कि ये दोनों भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ये चीज अगर मिल गई तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक चीज बताते हैं कि हम जानते हैं अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, अगर इसके बीच की दूरी लेते हैं तो ये समान होती है, कहीं भी आप नापेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए से एक लंब डाल देते हैं, सी डी पे एक लंब हम डालते हैं ए एल, और बी से एक लंब डालते हैं बी एम। तो लंब डालते हैं तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया, यहाँ पे 90 अंश का कोण गया, और ये समांतर है तो पक्का है कि इनके बीच की दूरी समान होगी, मीन्स ए एल बराबर होगा बी एम। और कंडीशन मिल रही है कि कोण ए एल एम बराबर होगा कोण बी एम एल इक्वल टू 90 अंश, मतलब ये भी कंडीशन मिल रही है। तो विद्यार्थियों इस तरह, और इसके जो शीर्ष है, जैसे इसके अगर हम ये जो भुजाएं खींचे थे इनके अंत बिंदुओं को इस तरह से मिला देते हैं तो देख रहे हैं कि इस प्रकार का बना जो चतुर्भुज होता है वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम हल कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हम 2 समांतर रेखा का युग्म, जैसे एक देखिए हमने एक रेखा मान लीजिए हमने एक खींचा यल, और एक रेखा हमने खींचा यम। कंडीशन क्या है, रेखा यल जो है रेखा यम के समांतर है, मीन्स ये पहली कंडीशन, रेखा यल जो है रेखा यम के समांतर है। फिर इसी तरह से 2 रेखाएं हम और इसी तरह से आपके खींचते हैं, और ये भी रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। मान के चलिए इस रेखा का नाम P लिए, इस रेखा का नाम Q लिए, तो इस तरह से देख रहे हैं रेखा P जो है वह समांतर है रेखा Q के। तो इन दोनों रेखाओं की मदद से ये दोनों भुजाएं
दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी डिफिनेशन सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि दो समान, देखिए रेखा यल और एम समांतर लिए हैं, फिर रेखा पी और क्यू समांतर लिए हैं, और ये दोनों समांतर रेखाओं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है कि अगर आगे बढ़ते हैं कि अगर ए और ए रेखा, पी और क्यू रेखा समांतर है तो मीन्स यहाँ पे ए सी बराबर होगा बी डी के। क्यों? समांतर रेखा की परिभाषा से। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की ये दूरी जो होगी वो समान होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर यल और यम समांतर है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की यह दूरियां आपस में समान होगी। समांतर रेखा की परिभाषा ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ए बी बराबर होगा सी डी के। मीन्स यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है कि हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। क्यों होती हैं? क्योंकि यह समांतर रेखाओं के युग्म से बनता है, और समांतर रेखा की परिभाषा जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो कुछ क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि अगर पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर क्यों होती है, तो हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि यह चतुर्भुज जो होता है दो समांतर रेखाओं के युग्म से बनता है। तो क्लियर हो गया, एक पॉइंट और समझ में आया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, इसकी और विशेषताएं, मतलब दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती। फिर आगे चलते हैं, कुछ और पता लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज के हम जब विकर्ण खींचते हैं और इन दोनों विकर्णों को नापते हैं तो देखते हैं कि अगर ए बी की लंबाई, देखिए यहाँ पे बी सी आपका एक विकर्ण है और ए डी आपका एक विकर्ण है, और विद्यार्थियों बी सी और ए डी का जब हम अंतर निकालते हैं तो 0 मिलता है। मीन्स समझ में आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, यहाँ पे हमें सीधे आयत में आपका स्टार्ट होगा। इसमें समांतर चतुर्भुज के मतलब अगर एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ओ ए और ओ डी, ओ सी और ओ बी की दूरियां देखते हैं तो समान होती हैं। इस तरह से इसमें एक पॉइंट और बता सकते हैं आप कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ओ ए की दूरी 4 होगी और ओ डी की दूरी भी 4 होगी। इस तरह से एक पॉइंट इसमें और बनता है। अब इसी से रिलेटेड समांतर चतुर्भुज से और बहुत सारे चतुर्भुज बनते हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आयत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। और आयत क्या होता है, अगर हम देखें छोटा सा इस तरह से, अगर जल्दी से देखें और इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, लंबवत लाइन डालें, और इसमें भी एक लंबवत लाइन डालें, तो देखें ये बी और सी डी एक आयत बन रहा है। अगर इसको हम देखिए इस तरह से अलग कर देते हैं तो ये है आपका क्या बन रहा है, एक आयत। तो मीन्स इसकी रचना देख रहे हैं कहाँ से बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज से ही बन रहा है। और इस तरह से यह जो आयत होता है तो इसमें एक विशेषता ये मिलती है कि इसके यह जो प्रत्येक अंतःकोण होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। मीन्स कहना चाहिए ये भी दो समांतर रेखाओं के युग्म से बनता है।
तो कुल मिला के अगर ये समांतर इसके समांतर है तो ये दूरी इसके बराबर होगी, अगर ये इसके समांतर है तो ये दूरी इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन और निकल के आती है कि आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो आयत के विकर्ण होते हैं ये आपस में समान होते हैं, ये बराबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है, आयत के विकर्ण आपस में मतलब हम कह रहे हैं कि AD बराबर होगा BC के, आयत के विकर्ण है बराबर है। और अगली इसकी एक विशेषता और है कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसके बारे और आगे चलते हैं, हम समचतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। समचतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का आपका समांतर चतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे एक हमने पतंग बनाया और इस तरह से ABCD इसका नाम दिया, और इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये आपका BD विकर्ण है और AC विकर्ण है, ये क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और इस प्रकार के जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो एक और चीज निकल के आती है, इसमें 4 सर्वांग सम त्रिभुज बनते हैं। मीन्स अगर इस एक त्रिभुज का हम देख रहे हैं 4 त्रिभुज बन रहे हैं, आपका देख रहे हैं, नाम ले सकते हैं। अगर वो पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो DOC बन रहा है, DOA बन रहा है, AOB बन रहा है, COB बन रहा है। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है तो हम चारों को जोड़ देते हैं तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें समझ में आ गई कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर। इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और इस तरह से जब ये समद्विभाजित करते हैं तो इस तरह से 3-4 त्रिभुज बनते हैं, और ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम का मतलब होता है कि इनके सभी अंग आपस में समान होंगे। मीन्स अगर इसको इसके ऊपर डाल रखेंगे, इसको चाहे किसी ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। तो ये सारी चीजें मालूम हुए। और इसी समचतुर्भुज से रिलेटेड और जल्दी से आगे आपको वर्ग एक बता दे, वर्ग के बारे में। वर्ग भी आपका एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज भी है। ये भी समांतर चतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज की से ही आता है, और इसमें वही चीज है कि इसका प्रत्येक भुजा, जैसे ABCD है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। पहला पॉइंट, AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर होंगी। और इसके विकर्ण जो होते हैं वह आपके समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और समकोण पर विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। और ये भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। बेसिक चीजें हैं विद्यार्थियों, और यह बेसिक चीजें आपकी जो बड़ी क्लासेज होती हैं उसमें बहुत काम में आती हैं, और यही छोटी छोटी चीजें जब भूल जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत आती हैं। इसलिए हमने दिमाग लगाया कि एक बेसिक रेखागणित बताया जाए जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।